नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो काफी समय पहले ही मुंबई आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई, वही मुंबई जिसे काफी लोग फिल्मों और सुपरस्टार्स का शहर भी कहते हैं। इस शहर में बहुत से लोग अपनी किस्मत चमकाने का इरादा दिल में बसाकर आते हैं। बहुत से लोग यहाँ हीरो बनने का सपना दिल में बसाकर आते हैं, जिनमें से लक्ष्मी नारायण भी एक थे। उन्हें भी बचपन में फिल्मों का बड़ा शौक था। वो भी बचपन से सोचते थे कि एक दिन वो भी एक बड़े सुपरस्टार बनेंगे, जिसकी वजह से जब वो बड़े हुए तो हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई कहाँ इतनी आसानी से सपनों को पूरा होने देती है। लक्ष्मी नारायण जिस इरादे से मुंबई आए थे वो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। इसीलिए एक ऑटो रिक्शा चलाने लगे। लेकिन इस ऑटो रिक्शा चलाने के काम में उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। इसलिए मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम लक्ष्मी नारायण के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आता हूं। बचपन से ही मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था और जब भी गांव में कोई फिल्म आती मैं उसे देखने के लिए पहली पंक्ति में बैठा रहता था। मेरी आदत थी कि फिल्म के नायक की तरह डायलॉग बोलना और गांव के दोस्तों को नचवाना। लोग मेरी मिमिक्री और एक्टिंग की तारीफ किया करते थे। बस यहीं से मेरे मन में ये ख्वाब जन्मा कि एक दिन मैं भी बड़ा हीरो बनूंगा। जब मैं जवान हुआ तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता हूं। पहले तो परिवार ने बहुत मना किया, लेकिन मेरे जिद्दी इरादों को देखकर उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी। मुंबई आने का सफर बड़ा ही रोमांचक था। आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में वो चमचमाती दुनिया हासिल करने का जुनून। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचा तो यह शहर मेरे ख्वाबों से बहुत अलग निकला। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर हजारों लड़के अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे। शुरुआत में मैं भी कुछ ऑडिशन देने गया, लेकिन वहां मुझे यह एहसास हुआ कि एक्टिंग की दुनिया इतनी आसान नहीं है। दिन बा दिन मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा और मेरे पास पैसे भी खत्म होने लगे। यहाँ रहना महंगा था और मैं एक दिन भूखा सोने की नौबत तक पहुंच गया। तब मुझे एक दोस्त ने सलाह दी कि रोटी कमानी है तो कोई काम करना पड़ेगा, और उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी काम से परहेज नहीं करूंगा। इस तरह मैं मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चलाने लगा। अब मैं एक साधारण रिक्शा चालक हूं। दिन भर सवारियां ढूंढता हूं और रात को थका हारा अपने छोटे से कमरे में लौट आता हूं। हालांकि हीरो बनने का सपना अभी भी दिल के किसी कोने में धड़क रहा था, लेकिन हकीकत का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी कहां से डरावनी हो गई। तो सुनिए, मुंबई की सड़कें सिर्फ ग्लैमर और चकाचौंध से भरी नहीं हैं। इन सड़कों पर कुछ ऐसी अनदेखी, अनकही कहानियां भी छिपी हैं जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। और मेरी एक ऐसी ही कहानी है जो आज भी मुझे डराती है। यह घटना करीब 2 साल पहले की है। रात का समय था और मैं अंधेरी से किसी सवारी को दादर छोड़कर लौट रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे और सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतनी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं भी अपने रिक्शे में धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक मोड़ पर मुझे एक औरत खड़ी नजर आई। उसकी उम्र कोई 30-35 साल रही होगी। लाल साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और वो मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने रिक्शा रोका और उससे पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वो बिना कुछ बोले सीधे रिक्शा में बैठ गई और इशारे से आगे जाने को कहा। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है वो कुछ बोलने के मूड में ना हो। मैंने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, आपको जाना कहाँ है? उसने धीमी आवाज में कहा, आगे चलो, थोड़ी दूर और। मैंने बिना कुछ कहे रिक्शा चलाना जारी रखा। धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आसपास का माहौल भी अब कुछ ज्यादा ही खामोश लगने लगा था। मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूं, क्योंकि यहाँ की सड़कें मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही थीं।
अब तक मेरी घबराहट बढ़ चुकी थी और उस औरत की चुप्पी ने मुझे और भी असहज कर दिया। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ तो अजीब था। आसपास की सड़कें घनी झाड़ियों और टूटे फूटे मकानों से घिरी थीं, जो मुझे पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। हवा भी जैसे थम चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उस औरत की चुप्पी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो गहरी नींद में हो। मैंने फिर से पूछने की कोशिश की, बहन जी, कहाँ जाना है? लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोली। मुझे लगा शायद वो बीमार है या किसी गहरे सदमे में है, इसलिए कुछ कह नहीं पा रही। मैंने अपनी घबराहट को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी सांसें तेज चलने लगी थीं। सड़क पर कोई और वाहन नहीं था और मैं एक अनजान जगह की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सड़क अब पतली और कच्ची हो गई थी। मैं घबरा गया, क्योंकि इस रास्ते पर मैं कभी नहीं आया था। तभी अचानक से उस औरत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो एकदम से बोली, बस यहीं रोक दो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह कंपा दी। मैंने डरते डरते पूछा, यहां? पर यहां तो कुछ भी नहीं है। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब सा मेल था। उसने अपनी उंगली से एक टूटे हुए पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, वहीं उस पेड़ के पास। मैंने उसकी बात मानते हुए रिक्शा रोक दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रिक्शा का वजन अचानक से बढ़ गया हो, जैसे कोई भारी चीज उस पर आ गिरी हो। मैं एकदम डर गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रिक्शा अब भी खाली था। वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत रिक्शा से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और मुझे अपने शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगी। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा और जैसे ही करीब पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उस औरत की लाल साड़ी का टुकड़ा पेड़ की एक टहनी से लटका हुआ था, लेकिन वो औरत खुद कहीं नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस लाल साड़ी का टुकड़ा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिमाग सुन्न हो गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो औरत रिक्शे में बैठी थी, लेकिन अब अचानक से गायब हो गई थी और उसकी साड़ी का टुकड़ा पेड़ पर लटका हुआ था। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक भ्रम है, लेकिन वहां मौजूद सच्चाई ने मेरे अंदर के डर को और भी बढ़ा दिया था। मैंने कदम पीछे खींचने शुरू किए, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे सांस ली हो। एक ठंडी सांस जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गई। मैंने तुरंत मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी घबराहट चरम पर थी। मैंने तेजी से अपने कदम रिक्शे की ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे रखा, मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अचानक से मुझे कानों में किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज जैसे पास आकर दूर हो रही थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। लक्ष्मी नारायण। नाम सुनते ही मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है, पर यह वही औरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने डरते डरते आसपास देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा और ठंड थी। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हर शाखा से एक अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी। मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए तेजी से रिक्शे की तरफ भागा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैंने रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बंद हो रहा था। जैसे ही मैंने फिर से कोशिश की, अचानक मुझे अपने कंधे पर एक ठंडी बर्फ जैसी उंगली का एहसास हुआ। मैं कांपते हुए पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैंने हड़बड़ाते हुए फिर से रिक्शा स्टार्ट किया और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। मैं अब सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, किसी भी हालत में यहां से निकलना है। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और मेरे दिमाग में डर हावी हो चुका था। उस ठंडी उंगली का एहसास अब भी मेरे कंधे पर महसूस हो रहा था, जैसे वो मुझे वहां से जाने से रोकना चाह रही हो। मैं बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हर बार जब मैं चाबी घुमाता, इंजन गड़गड़ाकर बंद हो जाता।
तभी मैंने सुना, कहीं दूर से वही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, लक्ष्मी नारायण, रुको मत। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस बार वो आवाज पहले से भी ज्यादा साफ और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो आवाज के साथ तालमेल बना रही थी। मैंने पूरी ताकत से फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन गड़गड़ाया लेकिन चालू हो गया। मेरे चेहरे पर घबराहट के बावजूद एक पल के लिए राहत महसूस हुई। बिना एक पल गंवाए मैंने एक्सीलेटर घुमाया और रिक्शा को तेजी से आगे बढ़ाया। मुझे लगा जैसे वो जगह मुझे निगलने वाली थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाऊं। जैसे जैसे मैंने रिक्शा तेज किया, पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, तुम नहीं बच पाओगे। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना पीछे देखे रिक्शा और तेज भगाया। अब चारों तरफ का अंधेरा और भी गहराता जा रहा था और हवा की सनसनाहट में भी एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे पीछे भाग रही हो, मेरा पीछा कर रही हो। रिक्शा की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि सड़कों पर मौजूद छोटे मोटे गड्ढे भी महसूस नहीं हो रहे थे। मुझे सिर्फ भागना था, उस जगह से जितना दूर हो सके उतना दूर। मेरे सिर में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो औरत कौन थी? उसने मुझे क्यों चुना? और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? मेरे मन में अनगिनत सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे और जितना मैं सोचता उतनी ही मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो औरत कौन थी? क्या वो कोई आत्मा थी या मेरे साथ कोई खेल खेल रही थी? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं रिक्शा चलाते चलाते बस यही सोच रहा था कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना। क्या मैं किसी गलत वक्त पर गलत जगह पर था, या फिर वो औरत जानबूझकर मेरे पीछे आई थी? जैसे जैसे मैं उन सवालों में डूबता जा रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी समझ और दिमाग दोनों साथ छोड़ते जा रहे हैं। रिक्शे की रफ्तार अब भी तेज थी और मेरे चारों ओर की सड़कों पर किसी गहरे सन्नाटे का असर था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम गया हो। जब तक मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता, हर सेकंड एक सदियों की तरह लग रहा था। पर एक अजीब सी बात हो रही थी। रास्ता जो मुझे पहले परिचित था, अब अजनबी लगने लगा था। मैंने कई बार मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चलाया था, पर यह रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे मैं किसी अज्ञात दुनिया में आ गया था। मैंने गाड़ी रोकने का सोचा, लेकिन डर के मारे पैर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंदर से जैसे कोई आवाज बार बार कह रही थी, रुकना मत, भागते रहो। और मैं वहीं कर रहा था, बिना रुके बस भाग रहा था। मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हर पल वो और बढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी छाती से बाहर आ जाएंगी। अंदर की वो आवाज मुझे लगातार कह रही थी, रुकना मत, भागते रहो। मैंने भी उसी आवाज पर भरोसा किया और बस तेजी से आगे बढ़ता गया। रात गहराती जा रही थी और सड़कों पर अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ अनजान ताकतें मेरे चारों ओर मंडरा रही हों। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा हो, पर हर बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बस अपनी निगाहें सामने रखी और रिक्शा को पूरी रफ्तार से भगाने लगा। तभी अचानक मेरे सामने से एक कुत्ता सड़क पर दौड़ता हुआ आया। मैंने रिक्शा को तेजी से घुमाने की कोशिश की, लेकिन उस तेज रफ्तार में रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और मैं बुरी तरह से गिर पड़ा। गिरने के बाद कुछ पल तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ धुंधला और उलझा हुआ लग रहा था। मेरे सिर में जोर से चोट लगी थी और मेरे चारों ओर सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा। जब मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तो मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, लक्ष्मी नारायण, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस बार आवाज और भी करीब से आई, जैसे वो मेरे ठीक पीछे हो। मैंने कांपते हुए सिर उठाया और पीछे देखा, और वहां कुछ ही दूरी पर वो औरत खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो किसी दुष्ट आत्मा से भरी हो। उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी वो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पूरी काया जैसे जड़ हो गई हो और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसे मेरी दशा पर मजा आ रहा हो।
मैंने अपने आप को समेटने की कोशिश की, लेकिन डर इतना हावी हो चुका था कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से सराबोर हो। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे चारों ओर का वातावरण जम गया हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। मेरे कानों में उसकी धीमी हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी के भी दिल को चीर कर रख दे। वो औरत अब मेरे एकदम पास आ गई थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं, जैसे वो मेरी आत्मा को देख रही हो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी बर्फ जैसी ठंडी थीं कि जैसे वो मुझे छूते ही मेरी जान निकाल लेंगी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे लग रहा था अब मेरा दिल फट ही जाएगा। अचानक जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति जाग गई हो, मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर से निकलने वाली आखिरी हिम्मत से जोर से चिल्लाया, नहीं। मैंने जैसे ही पूरी ताकत से नहीं चिल्लाया, मेरी आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल गई। उस चीख के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। दिल की धड़कनें अब भी इतनी तेज थीं कि मेरे कानों में गूंज रही थीं। लेकिन फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर ढीला पड़ गया हो। मेरी टांगें कांपते कांपते खुद ही जवाब दे गई और मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उस पल में मुझे ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही हो। मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक अजीब सी बेहोशी ने मुझे जकड़ लिया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। आसपास कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक आदमी मेरे पास झुका हुआ था और मुझसे पूछ रहा था, भाई तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? उसकी आवाज सुनकर मैं पूरी तरह से होश में आया और मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं अब भी उसी सुनसान सड़क पर था, लेकिन अब वहां वो औरत नहीं थी। सड़क पर सिर्फ वो लोग थे जो शायद मेरे बेहोश होने के बाद वहां पहुंचे थे। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। मेरी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। उनमें से एक आदमी ने मुझे पानी पिलाया और पूछा, तुम यहां इस हालत में कैसे पहुंचे? मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। बस इतना ही याद था कि मैं उस औरत से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर अंधेरा। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उन लोगों को बताया कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। बस इतना पता है कि मैं एक सवारी लेकर जा रहा था और फिर वो औरत। मैंने वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उस औरत का ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों के सामने उसकी लाल साड़ी और उसकी चमकती हुई आंखें घूमने लगी। मेरा हकीकत और वहम में फर्क करना मुश्किल हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वाकई वो कोई आत्मा थी या मैं बस किसी बुरे सपने का शिकार हो गया था? लेकिन जो भी था वो इतना डरावना था कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरे शरीर में अब भी कमजोरी थी और दिल की धड़कनें जैसे अब भी उस खौफनाक पल में अटकी हुई थीं। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, तुम्हें किसी भूत प्रेत से पाला पड़ा है। इस रास्ते पर कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे याद आने लगा कि जैसे ही उस औरत ने मेरी रिक्शा में कदम रखा था, तब से ही सब कुछ अजीब लगने लगा था। उसकी खामोशी, वो बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां और फिर अचानक गायब हो जाना, ये सब कुछ मेरे साथ वाकई हुआ था। ये कोई सपना नहीं था। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मैंने उनसे पूछा, ये कौन है और ये सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, कहते हैं कि सालों पहले एक औरत की इस इलाके में मौत हो गई थी। उसकी शादी की रात उसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया था और वो सदमे में आकर इस सड़क के किनारे एक पेड़ से लटक कर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और जो भी उसे अकेले मिलता है उसके साथ यही होता है। बुजुर्ग की बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सचमुच मैं उसी आत्मा से मिला था? मुझे याद आने लगा कि वो औरत कैसे बिना कोई आवाज किए मेरे रिक्शा में बैठी थी। उसकी ठंडी उंगलियों का एहसास और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। अब सारी बातें मुझे एक डरावनी सच्चाई से जोड़ती नजर आने लगी। वो बुजुर्ग फिर बोले,
तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। कई लोग तो इस सड़क से लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि जो भी उस आत्मा से मिलता है उसकी मौत तय हो जाती है। वो औरत अपनी अधूरी शादी और टूटे सपनों के कारण बदला लेने के लिए भटक रही है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी किस्मत ने मुझे इस बार बचा लिया था, लेकिन दिल और दिमाग में अजीब सा डर घर कर गया था। मेरे सामने उस औरत की चमकती आंखें बार बार घूम रही थीं। मैंने सोचा, क्या होगा अगर वो फिर से मुझे ढूंढ ले? क्या मैं अगली बार बच पाऊंगा? वहां खड़े लोग अब भी मुझसे बातें कर रहे थे, पर मैं उनके शब्दों को सही से सुन नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में वही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर उस रात में भाग ना पाता तो शायद आज मैं यहां ना होता। मैंने बुजुर्ग से धीरे से पूछा, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, इस इलाके में ऐसे कई स्थान हैं जहां आत्माएं बसती हैं, लेकिन इन आत्माओं से बचने का एक ही तरीका है, उनकी अनदेखी करना। उन्हें याद रखने या उनके बारे में बात करने से वो और ताकतवर हो जाती हैं। इसीलिए तुम्हें अब इस घटना को भूल जाना चाहिए और कभी इस सड़क पर दोबारा ना आना। उनकी सलाह सुनकर मैं अंदर से और भी डर गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि इस घटना को याद करना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने तुरंत वहां से हटने का फैसला किया। धीरे धीरे उन लोगों की मदद से मैं अपने रिक्शा की तरफ वापस लौटा। जैसे ही मैं अपने रिक्शा के पास पहुंचा, मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। हालांकि रिक्शा में बैठते ही मुझे लगा कि अब इस भयानक जगह से दूर जाना ही सबसे सही फैसला है। मैंने इंजन स्टार्ट किया और शुक्र था कि इस बार रिक्शा बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। मैंने धीरे धीरे रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन मन अब भी भारी था। पीछे मुड़कर देखने का साहस मुझ में नहीं था और न ही अब मैं कभी उस रास्ते पर जाना चाहता था। रास्ते में मुझे वो बुजुर्ग की बातें बार बार याद आ रही थीं। आत्मा को भूल जाना चाहिए, उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन वो लाल साड़ी, उसकी चमकती आंखें और उसकी ठंडी उंगलियां, ये सब मेरे जहन में अब भी ताजा थे। कुछ देर बाद जब मैं शहर के करीब पहुंचा तो आसपास की चहल पहल और रोशनी ने मेरे डर को थोड़ा कम किया। मुझे लगने लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं वो डर अब भी बैठा हुआ था। घर पहुंचकर मैंने रिक्शा खड़ा किया और सीधे बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें बोझिल हो चुकी थीं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार जब भी आंखें बंद करता, वो औरत मेरे सामने खड़ी हो जाती, हवा में लहराती लाल साड़ी और उसकी चमकती आंखें। मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए खुद से कहा, अब इसे भूल जाओ लक्ष्मी नारायण, ये बस एक भयानक रात थी और कुछ नहीं। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही वो यादें और डरावनी होती जाती। उसकी लाल साड़ी, उसकी आंखों की वह अजीब सी चमक, ये सब जैसे मेरे दिमाग में गहराई तक बस गया था। क्या वो आत्मा सच में थी या मेरे दिमाग का कोई खेल था? रात के हर सन्नाटे में मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देने लगती। कभी कभी लगता कि वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है, बस दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही है। हर छोटी से छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। खिड़की पर टकराती हवा, दीवारों की सरसराहट, यहां तक कि मेरी खुद की सांसों की आवाज भी मुझे अजीब लगने लगी थी। आखिरकार मैंने खुद को उठाया और घर के चारों ओर घूमकर चेक किया कि कहीं कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका डर मुझ पर हावी हो चुका था। रात भर जागते जागते सुबह हो गई। सुबह की रोशनी के साथ थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी अब भी थी। मैंने निश्चय किया कि उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, जैसे बुजुर्ग ने कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अब भी उसकी बातों पर यकीन हो रहा था। उस दिन के बाद मैं कभी रात को रिक्शा चलाने नहीं निकला। दिन में काम करता, लेकिन रात होते ही वही डर मुझे घेर लेता। दोस्तों ने कई बार पूछा कि रात की शिफ्ट क्यों छोड़ दी, लेकिन मैं बस हंसकर टाल देता। उन्हें क्या पता कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। वो रात मेरे लिए एक ऐसा राज बन गई थी जिसे मैं किसी से साझा नहीं करना चाहता था। जब भी कोई मुझसे उस रात की बात छेड़ता, मैं बात को हंसी में उड़ा देता, लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब हो जाती थी। उस रात का डर अब भी मेरे दिल में गहराई से बसा हुआ था। हर दिन गुजरने के साथ मैं खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब बस एक बुरा सपना था, एक वहम। लेकिन फिर भी हर रात जब अंधेरा घिरता, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। क्या वो औरत सच में थी या बस मेरा भ्रम था? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंजता,
लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे याद है, एक दिन मेरा दोस्त रमेश, जो मेरे साथ ही रिक्शा चलाता था, मुझसे बोला, अरे लक्ष्मी नारायण, रात की सवारी सबसे ज्यादा कमाई देती है। तूने तो रात की शिफ्ट ही छोड़ दी, क्या हुआ? डर लगने लगा है क्या? मैंने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे नहीं, बस दिन में काम ज्यादा हो जाता है, रात को आराम करना चाहता हूं। लेकिन सच ये था कि रात का नाम सुनते ही मेरे मन में वो लाल साड़ी वाली औरत की छवि उभर आती थी। वो ठंडी हवा, उसका डरावना चेहरा और उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती रहती थी, लक्ष्मी नारायण, तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुछ हफ्ते बाद मैंने खुद को थोड़ा मजबूत महसूस किया और सोचा कि शायद अब मैं उस घटना से आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन जब भी मैं उस इलाके के पास से गुजरता, मेरे शरीर में वही झंझनाहट फिर से लौट आती, जैसे वो अब भी कहीं आसपास हो, बस मुझे फिर से ढूंढने का इंतजार कर रही हो। मैंने धीरे धीरे खुद को रात की दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया। अब मैं सिर्फ दिन में रिक्शा चलाता था और शाम होते ही घर लौट आता था। लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी सच नहीं बताया। आखिरकार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी खतरनाक हो सकता है। आज भी जब रात को अकेले बाहर निकलता हूं तो वो डर मेरे साथ चलता है। शायद मैं उससे बच तो गया था, लेकिन उस रात की परछाई अब भी मेरे साथ है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, चिंटू हैं पंजाब से, दर्शन गिल और इंद्रजीत गिल हैं पंजाब से, मुस्कान है हिमाचल से, टीना है हरियाणा से, रतु है कानपुर से, पिंकू है असम से, मुनीश कुमार वो वाराणसी से, प्रकाश है काठमांडू से, राहुल है झारखंड से, लालू प्रसाद यादव है बिहार से, आलोक है उड़ीसा से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता है सिक्किम से, राजू है मणिपुर से, सुमन है हरियाणा से, रविंदर है आगरा से, नदीम उद्दीन है तेलंगाना से, सिप्पा ब्रार है बठिंडा पंजाब से, निशी है दिल्ली से, विनोद जायसवाल है कोलकाता से, राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, सत्या नारायण है ओडिशा से, सीमा है महाराष्ट्र से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, किशन है गोरेगांव से और अब सबसे आखिर में सागर है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।